हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम क्लास 9th जो है हमारी, उसके लिए प्रेपरेशन क्लास है ये आपकी स्टेम के लिए। ठीक है, आप एसओएससी में हैं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उन्होंने एसओएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने का पूरा मन बिल्कुल बना लिया है और साथ ही साथ अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे वो फिल कर दी है। और आपको पता होगा लास्ट डेट क्या है, अब 28 मार्च से एक्सटेंड करके 28 फरवरी से एक्सटेंड करके 6 मार्च कर दी है। ठीक है, तो अगर नहीं भरा है तो आप जाके अभी भर लीजिए। बाय द वे, चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और हाँ, अभी मेरे को नींद तो बहुत आ रही है, बट फिर भी वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ है कि हाँ प्रेपरेशन करानी है और बच्चों को नीड है। अभी रात हो रही है, वो ज़्यादा 12 बज गए हैं, बट फिर भी मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि मॉर्निंग में तो मुझे टाइम लगता नहीं है। लेकिन नींद आ रही है तो कोई नहीं, आपकी कमेंट देख के नींद सारी की सारी भाग जाती है। इसलिए फटाफट से कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है, ये बताना है। फर्स्ट है चिकन पॉक्स, सेकेंड है टीबी, थर्ड है डेंगू एंड फोर्थ है आपका पोलियो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टीबी। क्या होगा? टीबी। आप सभी ने सुना होगा, पहले बहुत टाइम पहले टीबी का जो ट्रेंड था ना, वो बहुत ज़्यादा चल गया था कि हम सुनते थे तो ऐसे पता चलता था कि अरे इसको भी टीबी हो गया, इसको भी टीबी हो गया। एक टाइम पे ट्रेंड जो था इसका बहुत ज़्यादा चला था टीबी का, सबको टीबी जो थी वो होने लग गई थी। और एक टाइम पे डेंगू का काफ़ी चला था। ऐसे चलता रहता है डिजीज़ का। और अब जैसे कोविड-19 का चल रहा है, अब तो उसके सामने सभी ही माफ़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से क्या होता है, टीबी होती है। ठीक है, और टीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी तक सभी को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? ये असर्शन एंड रीजन वाला है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए देखिए क्या है असर्शन। ए बोल रहा है, क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है इसका मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी। ठीक है, जो बच्चा है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र के, किसमें? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी में, पेरेंट्स से बेबी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जैसे कि हमने सुन रखा है कि अगर किसी की मम्मी की आइज़ का कलर क्या है, ब्लैक है, तो उसके जो लड़की है उसकी आइज़ का कलर भी ब्लैक होगा। या फिर हो सकता है कि किसी के पापा के जो बाल हैं वो काले रंग के हैं या फिर ब्राउन रंग के हैं, तो जो लड़का है या फिर लड़की है उसके भी बालों के कलर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं। जैसे कि आपके अंदर भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स के अंदर से आई होंगी आपके पास। ठीक है, वही सेम थिंग है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आ रही हैं, जैसे कि कलर का मैच होना, किसी की हाइट हो जाती है पेरेंट्स पे ही, बोलते हैं ना कि वो बहुत लंबा हो गया, हाँ वो अपने पापा पे गया होगा ज़रूर, क्योंकि उसकी हाइट भी लंबी है, उसके पापा की हाइट भी लंबी है, यही। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो होता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो असर्शन यानी कि ए है, उसने ए जो है उसने स्टेटमेंट कही है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? ट्रांसफ़र के ऊपर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ट्रांसफ़र के लिए, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। तो ये जो था, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका रीज़न है, रीज़न में आर बोल रहा है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। अब हमें यहाँ पे ये बोला गया कि जो क्रोमोसोम्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो क्या रीज़न आपका करेक्ट है? हाँ जी, जो रीज़न है, ये जो रीज़न है यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीज़न का मतलब होता है कारण, यानी कि जो हमारा असर्शन है, जो ऊपर कथन बोला गया है, हमें कोई बात बोली गई है, उसका कारण डिफाइन करे, उसका रीज़न डिफाइन करे, उसको हम आर यानी कि रीज़न बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो असर्शन है उसका रीज़न
नहीं डिफाइन कर रहा है आर, इसीलिए स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हैं, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें दोनों को सेपरेट देखना है, इंडिपेंडेंट करके देखना है कि असर्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, रीजन जो है वो बिल्कुल अलग है। इन क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जब असर्शन पढ़े तो रीजन को भूल जाओ, और जब रीजन पढ़ो तो असर्शन को भूल जाओ, और फिर इनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करो कि क्या जो हमने ऊपर बात पढ़ी, क्या उसका आंसर नीचे हमें मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, लेकिन इस केस में जैसे कि नहीं मिला तो यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कर्ड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनसे हम इन में से, इन चारों में से किस डिजीज़ को रोक सकते हैं। यानी कि अब किसी को बुखार हो जाता है ना, फीवर हो जाता है, तो हम डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, उसमें हमें एक एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है जिससे कि हमारा फीवर 2-3 दिन में चला जाता है। उसको नॉर्मल अगर फीवर है तो उसको फीवर बोलते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा रह गया है जैसे कि 1 हफ्ते तक, तो उसको हम टाइफाइड बोल देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो जो टाइफाइड है हमारा, वो क्या है, वो रुक सकता है, वो जा सकता है, वो ठीक हो सकता है, किससे, एंटीबायोटिक्स लेने से। जो भी हमें दवाई लेते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको लेने से जो हमारा टाइफाइड है वो क्या है, वो रुक सकता है, यानी कि उससे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, जल्दी से हमें वो ठीक हो जाए हम उस बीमारी से, तो वो है इस केस में, इसलिए वो टाइफाइड हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर। बाकी आपका एड्स, डेंगू एंड मलेरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स से नहीं रोके जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है, A paramecium reproduce by dividing itself into 2 daughter cells। जो पैरामीशियम है हम सभी ने देख रखा है, उसकी फिगर भी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो साइंस की बुक खोलो और चैप्टर नंबर 9 निकालो, उसमें आ जाएगी, ठीक है। जो पैरामीशियम है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो अपने आप को 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और एक 2 डॉटर सेल्स जो है वो बना देता है, ठीक है। तो जो वो डॉटर सेल्स बने, बाद में वो मैच्योर होके क्या बन जाते हैं, वो दोबारा से मदर सेल बन जाते हैं, कि दोबारा से पेरेंट सेल बन जाते हैं, और फिर ऐसे इनका जो रिप्रोडक्शन है वो चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो हमने प्रोसेस अभी यहाँ पे देखा कि पैरामीशियम जो है वो अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, दोनों को तोड़ लेता है, अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेता है, ठीक है, डॉटर सेल में। तो ये जो प्रोसेस हमने अभी देखा, ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बर्डिंग, सेकेंड है रीजनरेशन, थर्ड है बाइनरी फिशन, एंड फोर्थ है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब आप सभी सोचेंगे कि ये रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, तो बता दूं आपके लिए कि ये जो है ये आपका क्लास 10th में आने वाला है। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये ऑब्वियसली अनकरेक्ट होंगे, ठीक है, इनको कट कर दो, बिकॉज 10th में आने वाला है और इसका कुछ है भी नहीं रोल अभी इसमें। बर्डिंग जो है वो हमारा हाइड्रा में होता है, हमने देखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, मैंने आपको कराया था हाइड्रा का बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाइनरी फिशन। जो बाइनरी फिशन है उसमें जो है, उसमें जो पैरामीशियम है वो अपने आप को 2 हिस्सों में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, और उसके बाद फिर डॉटर सेल्स बनते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं और वो मदर सेल बनते हैं, यानी कि पेरेंट सेल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। अब हमें सभी को पता है कि जो हमारे आसपास एयर है, हवा है, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। वन ऑफ द गैसेस इज 21% पार्ट ऑफ द एयर एंड इज एंचुअली फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे हमें कहा है कि जो मिक्सचर है एयर में, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है एक एयर, ठीक है, उसमें अब एक गैस क्या है, वो है 21%, ठीक है, 21% है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो ह्यूमन बींग्स है वो नहीं सर्वाइवल कर सकती, ठीक है।
तो अब आंसर क्या करेक्ट होने वाला, देखो पहली बात तो 2 हिंट्स हैं आपके पास, सबसे बड़ी तो 21% वाली है। अगर बच्चे को पता है कि 21% गैस कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। दूसरी बात, ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। तो दोनों ही आपकी हिंट्स से आप अपना पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कह रखा है कि आपका जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही कई बार छिपा हुआ होता है। तो क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र अर्थक्वेक। अब हमें यहाँ से पूछा गया कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम यूज़ करते हैं क्या मेज़र करने के लिए, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। तो वो हम यूज़ करते हैं साइजोग्राफिक, ठीक है, साइमोग्राफिक। जो साइमोग्राफिक है उसको हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिए। जो साइमोग्राफिक है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए, और ये भी आपके चैप्टर से ही आए हुए हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन। अब यहाँ पे एक और हिंट मिल गई, पहली तो कि इनमें से देख के बताओ कि कौन सा जो मेटल है वो बहुत मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। दूसरी हिंट क्या है, और उसे साथ के साथ केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव हमारे मेटल होते हैं उसमें पोटेशियम आता है, सोडियम आता है सबसे पहले, और इन दोनों को ही किस में स्टोर किया जाता है, इन दोनों को ही स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, बिकॉज ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसलिए क्या होगा, इनको बचाने के लिए कि अगर ये ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो हीट है वो जनरेट होगी। जब ये रिएक्शन होगा तो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमें पोटेशियम और सोडियम को क्या करना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है। अब मेटल्स ये तो है नहीं कि हम निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि निकाले ज़मीन में से और यूज़ कर लिए, उनको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हमने एक चीज़ ढूंढ ली, केरोसिन ऑयल, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2 हिंट मिल रही थी यहाँ से, पहला मोस्ट रिएक्टिव एंड दूसरा केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं पोल्यूशन को दूर करने में, मिटाने में, किससे, इन्वायरमेंट से हमारे। Lakhs of trees are planted by people in the month of July every year. The occasion is called. अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे lakhs of trees जो हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको जो people हैं वो लगाते हैं किस महीने में, जुलाई के महीने में। तो इस ओकेजन को हम क्या बोलते हैं, एवरी ईयर लगता है जुलाई के महीने में, और इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो क्या बोलते हैं इस ओकेजन को, इसको बोलते हैं, बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, सेकंड है प्लांटेशन मंथ, थर्ड है वन महोत्सव एंड फोर्थ है वाइल्ड लाइफ वीक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वन महोत्सव। जो वन महोत्सव है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं छोटे से बड़े लेकर, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा बड़ा पेड़ लगाएंगे, नहीं, एक बिल्कुल ही छोटा होता है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है अपने आसपास। बहुत अच्छे से हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। और एक इस डे के अनुसार क्या है, काफ़ी लोग इससे ये नहीं है, उनके पास डेली लाइफ में टाइम नहीं होता कि वो हर दिन ऐसा काम करें, तो एक स्पेसिफिक डे बना दिया है कि जिससे क्या होगा, इस दिन अगर एक भी हम पौधा लगा रहे हैं, एक भी, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में अगर सपोज कीजिए 4 फैमिली मेम्बर्स है और उनमें से अगर एक भी इंसान जो है, एक भी इंसान अगर एक पौधे को लगाता है तो उससे कितना सारा, ऐसे ही अगर पूरा इंडिया करेगा तो उससे कितने सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है बातों बातों में, क्या है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा जो जोन है फ्लेम का वो यूज करते हैं कौन, गोल्ड स्मिथ, क्या करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो कौन सा जोन यूज करते हैं, वो करते हैं आउटर जोन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आउटर जोन। क्योंकि आउटर जोन जो है उसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा गोल्ड एंड सिल्वर है वो आसानी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हो तो एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं आप सभी। आपके लिए मैं इतनी रात को चक्कर बना रही हूँ अपनी नींद को कुर्बान करके, तो लाइक कर देना भाई। साथ ही साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अब एक बच्चा है तो वो एक बच्चे को भी शेयर कर देगा, उससे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ क्या करेंगे, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो एक छोटी सी कमेंट भी करके बता देना, कमेंट से भी मुझे मोटिवेशन जो है वो मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।